मैं कृपा शंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। क्या होता है वैश्विक तापन, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन सारे पहलुओं पर या इन सारे पहलुओं को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित आपके पास हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग है क्या। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पृथ्वी का औसत तापमान है। अब सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो वायुमंडल में पहले पहुंचती है। ठीक है, सूर्य से प्रकाश की किरण अगर आ रही है तो वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, और जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये किरणें फिर वापस जाने लगती हैं, और वापस जाने के क्रम में CO2 की एक परत होती है। चारों तरफ CO2 की जो परत होती है ये CO2 की परत है, और CO2 की परत इसे क्या करती है? इसे अवशोषित कर लेती है। तो जब CO2 की परत इसे अवशोषित कर लेगी तो बहुत सारे प्रकाश की किरणें वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, और जब प्रकाश की किरणें बाहर नहीं जा पाती हैं यानी कि वह वायुमंडल में ही घूम करके वापस आ जाती हैं। ऐसे यानी कि जो भी प्रकाश की किरणें हैं वो अगर बाहर नहीं गई और वह पुनः वायुमंडल में वापस आ गई तो इससे हमारा जो वायुमंडल है या हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म होती है। यही वजह है कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात का जो टेम्परेचर होता है वो कम तो होता है लेकिन बहुत कम नहीं होता है। अगर यही CO2 की परत ना होती तो सारे प्रकाश की किरण क्या होते? सारे प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौट जाते, तो दिन में पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती और रात में पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती। ठीक है, लेकिन चूँकि CO2 का आवरण होता है, CO2 का आवरण होता है, जलवाष्प का आवरण होता है। ठीक है, बहुत सारी गैसें हैं जिनका वायुमंडल पर ऐसे घेरा बना होता है जिससे प्रकाश की किरण टकराती है और अवशोषित हो जाती है और वापस घूम करके फिर वायुमंडल में ही आ जाती है, तो जिससे हमारी पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है। यानी कि इन गैसों की हमें आवश्यकता भी है। अगर ये गैसें ना रहें तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, तो इन गैसों की हमें आवश्यकता भी है। लेकिन अब आवश्यकता से अधिक अगर पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म हो जाए, जैसे जो उस पृथ्वी का टेम्परेचर है, औसत तापमान अगर 14 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने लगता है या 15, 16, 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर औसत टेम्परेचर पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है, और जब पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होने लगेगी तो ये जो कारण होता है यही ग्लोबल वार्मिंग होता है। यानी कि औसत तापमान से अधिक तापमान अगर हो गया तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल यानी कि पृथ्वी का गर्म होना। अब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस बात को समझ गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल मतलब पृथ्वी और वार्मिंग माने गर्म होना। पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। और इसके लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? तो CO2 गैसें हैं, जलवाष्प है, N2O है, O3 है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। ये जो गैसें हैं इन गैसों की वजह से पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो औसत तापमान से अधिक तापमान हो रहा है। तो इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इन गैसों को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसों की अगर हम बात करें तो CO2 हो गया, मीथेन हो गया, CFC हो गया, O3 मतलब ओजोन होता है, ओजोन हो गया, N2O हो गया। अब यहाँ पे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पर अब HFC का यूज किया जाता है, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये गैसें सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो ये गैसें जो हैं फ्रिज, AC या मतलब जो भी प्रशीतक होते हैं, यंत्र होते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में CFC गैसें निकलती हैं।
जो हमारे ओजोन परत को भी खतरा पहुंचाती हैं। तो अगर हम बात करें कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? CFC है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस CO2 है। ये 2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं और बच्चे गलत करके चले आते हैं। अगर ओजोन से संबंधित पूछा जाएगा तो CFC को आंसर करना है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में पूछा जाएगा तो हमें किसको आंसर करना है? CO2 को आंसर करना है, क्योंकि जो घेरा होता है वो CO2 का घेरा ज़्यादा होता है। CO2 चूँकि सबसे भारी गैस होती है, इस वजह से सबसे निचले परत पर CO2 का आवरण लग जाता है। CO2 गैस को संतुलित करने के लिए पेड़ पौधे अगर हम लगाते हैं तो CO2 संतुलित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। तो आप एक संकल्प भी कर सकते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से और इस चैनल के नाम से एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। अगर आप पौधे लगाते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन जो हो रहा है उसमें कमी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग में कमी करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना है। तो आप संकल्प लीजिए कि आप अपने नाम से एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। ओके, अब अगर हम बात करें कि क्या मानवीय कारण भी हो सकते हैं, क्या ग्लोबल वार्मिंग के मानवीय कारण क्या? ये तो था जैसे ठीक है CO2 इसके वजह से और ग्रीन हाउस गैस की वजह से, तो जो मानवीय कारण है उन मानवीय गतिविधियों की वजह से इन गैसों की मात्रा में ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो इस वजह से मानवीय गतिविधियां बहुत ज़्यादा होती हैं, नेचुरल गतिविधियां कम होती हैं, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, भूकंप का आना। तो इस तरह से नेचुरली तो कम, लेकिन मानव गतिविधियों की वजह से CO2 गैस या फिर क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इन सब गैसों का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए मानवीय हस्तक्षेप के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मानवीय गतिविधियों में अगर हम बात करें तो उद्योग धंधों से जो धुआं निकलता है, जो प्रदूषण होता है, और वनों की कटाई, वन नहीं रह गए। तो जब वन नहीं बचेंगे तो CO2 का अवशोषण चूँकि वन कर लेता था, तो जो एक्स्ट्रा CO2 आते थे वो पेड़ पौधे उसे अवशोषित कर लेते थे। बट अब ऐसा नहीं है, वनों की कटाई हो जा रही है, तो एक्स्ट्रा CO2 जो है वो वायुमंडल में ही रहता है और जो वैश्विक तापन में मदद कर रहा है। और यही कारण है कि पृथ्वी गर्म होती चली जा रही है। और अगर पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो वो इफ़ेक्ट होगा। ग्लेशियर पिघलने की वजह से समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगेगा, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा तो जो भूभाग है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जल स्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी का भाग कम होता चला जाएगा। मालदीव में एक सम्मेलन बुलाया गया था, और जो मालदीव के खतरे पर था, यानी मालदीव का जो अस्तित्व है अब वो खतरे में है। कुछ समय बाद अगर इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता गया तो मालदीव जैसे द्वीप जो हैं वो जल्द ही डूब जाएंगे, और वहाँ की जो जनसंख्या है वो अन्य जगह पलायन होने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो डूब रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो पहले डूब जाएंगे, और फिर स्थल भी हमेशा खतरा, स्थल पर भी खतरा बना रहेगा। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को हमें बचाना है, और वो आपके हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगा करके, ठीक है, वनों की कटाई को कम करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन सा देश करता है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कार्बन का उत्सर्जन पूरे विश्व का 30% अकेले चीन करता है। यानी कि चीन सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, अकेले जो है वो 30% उत्सर्जित कर देता है। तो कहीं ना कहीं चीन पर इसे रोक लगाने की आवश्यकता है। USA की अगर बात किया जाए तो USA 15% कार्बन का उत्सर्जन करता है, और यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो 9% कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। भारत का जो स्थान है वो चौथे नंबर पे है, 7% भारत उत्सर्जन करता है कार्बन का। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात कहा जाए तो USA यानी अमेरिका सबसे ज़्यादा हो जाएगा।
पूरे यूएसए में चूंकि संख्या कम है और वो 15% उत्सर्जन कर रहा है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो चीन काफ़ी पीछे जाएगा और यूएसए बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो प्रति व्यक्ति यूएसए, और अगर टोटल पूछा जाए तो चीन। इस पे भी दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाले देश का नाम बताइए, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा चीन। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश, तो तुरंत आप यूएसए को लगा दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस पर पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो पृथ्वी पर जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अगर औसत तापमान में वृद्धि होती है तो बहुत सारे जीव जंतु भी इफेक्टेड हो जाते हैं। औसत तापमान में अगर वृद्धि होती है तो जलवायु में परिवर्तन होता है, और जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कुछ होता है तो वो कृषि होता है। अगर कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो समय से बारिश नहीं होना, और जब बारिश होता भी है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होना, यानी कि फसल नुकसान हो जाना। तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है जलवायु परिवर्तन से, और जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा तो मनुष्य के अस्तित्व पे भी खतरा आने लगेगा। तो इस तरह से जो है वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर प्रभाव डाल रहा है। तो इसके लिए एक कोई प्रयास होना चाहिए जो लोकल लेवल पे भी हो और वैश्विक स्तर पर भी हो। तो क्या इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया? नहीं, इसके लिए प्रयास जारी है और इसके लिए प्रयास किया जाता है और समय समय पर इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अब मैं आपको वो क्रम बताऊंगा जो वैश्विक स्तर पर इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन, स्विट्जरलैंड में है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये कब हुआ था? 1972 ईस्वी। ये जलवायु परिवर्तन पर तो कम, लेकिन ये पर्यावरण से संबंधित ज़्यादा, यानी कि पर्यावरण संबंधित एक सम्मेलन बुलाया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो स्विट्जरलैंड में है। और वहाँ पर पर्यावरण संबंधी बहुत सारे तथ्यों पर बातचीत हुआ था। और उसके जस्ट 20 साल के बाद रियो सम्मेलन बुलाया गया। रियो कहाँ पे है? रियो एक शहर है वो ब्राज़ील का, वहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया था जस्ट 20 साल बाद, यानी कि 1992 ईस्वी में, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में है। तो यहाँ पर UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इस पर एक संधि पर हस्ताक्षर होता है, जिसके तहत इसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। तो इसके तहत 192 देश हस्ताक्षर किए, और जब सभी देश इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे तो उसके बाद हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि COP एक सम्मेलन बुलाया जाता था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। ठीक है, इसी संधि के तहत हर वर्ष जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यानी कि जो सबसे पहला सम्मेलन आयोजन किया गया था वो 1995 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे COP फर्स्ट कहते हैं, COP के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP को क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। 1995 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? बर्लिन में किया गया था। कहाँ पर? बर्लिन में। ठीक है, बर्लिन में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जलवायु परिवर्तन पर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। ठीक है, उसके बाद 1997 में COP थर्ड के तहत COP
थर्ड के तहत 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल यानी क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा, यानी कि जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा थी वो कहाँ से डेवलप हुई है? ये क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पे है? क्योटो जो है ये जापान का एक शहर है, प्रसिद्ध शहर है। तो जापान में एक बैठक बुलाई जाती है, किसके तहत बुलाई जाती है? कॉप थर्ड के तहत। और कॉप क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत एक संधि की गई थी, जिसमें सभी राष्ट्र जो हस्ताक्षर किए थे वो इकट्ठा होंगे, उसके राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा होंगे और जलवायु परिवर्तन के खतरे पर कानून बनाएंगे, या फिर जलवायु परिवर्तन के खतरे पर जो भी नियम आप बनाना होगा वो वहाँ से क्लियर करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान में इस तरह का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को डेवलप किया गया था। तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। और इसे किस संधि के तहत बुलाया गया? तो इसे कॉप थर्ड के तहत बुलाया गया था। अब अगर हम बात करें कि कॉप 26 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉप 26, कॉप 27, तो लेटेस्ट जो है कॉप 27 का आयोजन किया गया है। तो अगर हम बात करें कॉप 26 का, तो कॉप 26 ग्लासगो एक जगह है जो ब्रिटेन में है, वहाँ पे कॉप 26 का आयोजन किया गया था जो जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन था। और कॉप 27 की अगर हम बात करें, कॉप 26 में ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ एक वर्ड दिया था, लाइफ, LIFE, लाइफ का मतलब है कि ऐसी जीवन शैली जो हमारे ग्रह को बिल्कुल नुकसान न पहुंचाए, यानी कि हमारे ग्रह के क्या हो? अनुकूल हो। लाइफ यानी ऐसी जीवन शैली जो हमारे ग्रह, यानी हमारा ग्रह मतलब पृथ्वी के बिल्कुल अनुकूल हो। तो इसी के तहत जो है इसी के तहत लाइफ, यही इसका जो है थीम रखा गया, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर दी एनवायरमेंट। तो कॉप 27 की जो थीम है वो क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर दी एनवायरमेंट। किसके रिकमेंडेशन पर ये थीम बनाई गई थी? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिकमेंड पर लाइफ स्टाइल फॉर दी एनवायरमेंट इसकी थीम है कॉप 27 की, जो नवंबर माह में नेक्स्ट मंथ में जो है आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से जो है इस समय कॉप 27 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? ये मिस्र में किया जाएगा। मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये चूँकि करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये पूछा जा सकता है और आप इसे अच्छे से नोट्स बना करके तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे उन सारे फैक्ट्स को हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। और बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लेते हैं तो आपको चीज़ें बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएंगी। यानी कि वैश्विक स्तर पर भी इससे संबंधित सम्मेलन हो रहे हैं। सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसके जस्ट 20 साल बाद यानी कि 1992 में कौन सा सम्मेलन होता है? ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो एक शहर है, वहाँ पर होता है जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक संधि UNFCCC पर हस्ताक्षर किया गया था। UNFCCC पर 192 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था और इसी के तहत उसके बाद से हर वर्ष कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी देश जो है इकट्ठा होते हैं और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बात रखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बात रखने के लिए कॉप का आयोजन किया जाता है हर साल। सबसे पहला आयोजन कहाँ पे किया गया था? सबसे पहला आयोजन बर्लिन में किया गया था। और कॉप 27 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस को आप एक कॉपी और पेन उठाइए और उसको ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं आप उसे समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिलता रहे। ओके, थैंक यू।